ये करेंगे। समझ गए जी। अपना उनका खुद का कुछ नहीं होता है, दूसरों को देख के पता चलता है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। मैं यहाँ तुम्हें ना थोड़े से भी बेसिक एजुकेशन बता रहा हूँ। बेसिक एजुकेशन का मतलब है कि अपना आपको खुद देख लेना कि हम कहाँ हैं, और उसके बाद फिर हायर क्वालिफिकेशन, और उसके बाद फिर उससे भी हायर क्वालिफिकेशन। 3 भागों में ये डिवाइड कर देंगे आज हम, और 3 भाग में तुम्हें कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले जो है एक फ्यूचर का एक पॉइंट समझो। ये है तुम्हारा फ्यूचर, यही है, इस टाइम तुम यही हो। ठीक है जी। अब इस फ्यूचर को तुम कैसे कैसे चला सकते हो। तो तुम्हारे पास चलाने के लिए लोग चारों दिशाओं में सब में चलाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास सही तरीके से सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं फ्यूचर को चलाने के अपने। कैसे चले तरीके? इसे कहते हैं हम वर्टिकल। या तो अपना फ्यूचर तुम वर्टिकल चला सकते हो, पूरे के पूरे एजुकेशन वर्टिकल चला सकते हो। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल का मतलब ये नहीं कि ये ऊपर है, मतलब हर कोई आगे नहीं बढ़ता, पीछे भी चले जाते हैं लोग, या दाएं नहीं जाते बाएं भी जा सकते हैं। तो या तो तुम हॉरिजॉन्टल जा सकते हो या वर्टिकल जा सकते हो। वर्टिकल का मतलब पीछे तो बहुत ही कम लोग जाते हैं, जो कि पता चला कि उन्होंने BSc MSc कर लिया और उसके बाद पीछे को आ रहे हैं कि यार हम ये करें, तो वो तो पीछे को बैकग्राउंड हो गया तुम्हारा। लेकिन बैक कोई जाता, रिवर्स में कोई जाता नहीं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल 2 तरीके से तुम अपनी ग्रोथ करोगे एजुकेशन में इंटर के बाद। ठीक है, इंटर के बाद तुम 2 तरीके से करोगे। ध्यान से देखते रहना, कॉपी पेन अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में सोचते रहना। मैं तुम्हें दोनों तरीके बताता हूँ कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है। हर एक स्ट्रीम मतलब ये तुम्हारे पास साइंस आर्ट कॉमर्स जो है, हर एक स्ट्रीम के बाद में तुम्हारे पास यही होगा कि तुम अपनी एजुकेशन को हॉरिजॉन्टल भी चला सकते हो या वर्टिकल भी चला सकते हो। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, हमेशा हमेशा दोनों ऑप्शन रहेंगे, लास्ट टाइम तक भी, मतलब बुढ़ापे तक भी तुम्हारे पास हमेशा 2 ऑप्शन हमेशा रहते हैं, हर किसी के पास ही रहते हैं कि ऑप्शन पर ऑप्शन। दो नहीं, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सिलेक्ट कौन से करते हैं हम, वो चीज़ है। अब देखो यहाँ से हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है वो नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड है। ज़्यादा कोई बड़े भाग है नहीं इसमें, 3 भागों में डिवाइड है, और वो भाग सबको पता है। सबसे पहले हम साइंस की ही बात कर लेते हैं। साइंस, आर्ट और कॉमर्स। चलो जी साइंस, आर्ट और कॉमर्स। अब सबको पता है कि तुम लोग तो यही हो, वो तो तुम हो ही नहीं। ठीक है जी। तो अभी आर्ट और कॉमर्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अभी हम क्योंकि साइंस ही अपना आप में इतना बड़ा है, आर्ट वाले की बात हम बाद में करेंगे, पहले साइंस की बात कर लेते हैं। अब देखो इधर क्या हो गया। तो जी साइंस में 10th है। अच्छा होगा कि तुम इसे यहीं लिखो, 10th है। 10th के बाद में 12th है। कितनी नई बात पता चली है तुम्हें ना, आपसे पहले पता नहीं होगा। तो 10th के बाद 12th आता है, कितनी अच्छी बात है। तो अब नई बात तो है ही, क्योंकि हमने 11th का कोई जिक्र नहीं किया, उसकी कोई खास वैल्यू है भी नहीं, क्योंकि 11th से कोई जॉब निकलती नहीं है। हाँ जी। अब ये जो है ना, ये 12th जो है ना, 12th यार, अभी मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का जिक्र कर रहा था यहाँ से। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रदा तुम लोग तो वैसे भी वो, तुम्हें तो कुछ भी बता दो सब हाँ करते रहते हैं। दरअसल वर्टिकल का मतलब नीचे की साइड नहीं होता, वर्टिकल का मतलब हम ऊपर ही चलते हैं। तो दरअसल हमें ऊपर चलना था। 10th के बाद में 12th, यहाँ स्टैंड करते हो तुम लोग 12th। अब 12th के बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, मतलब तुम इससे आगे तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि तुम क्या कर सकते हो। तो आप देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि वर्टिकल में तुम अब BSc कर सकते हो, जिस पे PCM है वो PCM, जिस पे PCB है वो PCB। BSc के बाद में तुम MSc की साइड जा सकते हो। MSc के बाद में तुम्हारे पास नेट है, नीट नहीं है, नेट। फिर उसके बाद PhD है, फिर उसके बाद प्रोफेसर है।
प्रोफेसर। यहाँ आके सुनो सर, यहाँ आके अब तुम आगे कुछ कोशिश करोगे नहीं, क्योंकि लगभग कोई ये कि यार कोशिश क्यों नहीं कर सकते, आगे कोई रिसर्च वर्क है। अभी हम साइंटिस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, किसी भी रिसर्च विभाग में जा सकते हैं, या नासा है, इसरो है, वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि नासा, इसरो या जो भी चीज़ है, यहाँ तक जाते जाते तुम्हारा नाश तो पहले से हो चुका होता है, तो वैसे भी जान बचती नहीं है तुम्हारे अंदर के, कुछ तुम्हारे अंदर कुछ बचा हो, कुछ चिंगारी उंगारी सारी बुझ चुकी होती हैं, कुछ नहीं बचा होता है। तो शायद ही कोई लाखों में कोई एक आध आदमी होता है जो कि थोड़ा बहुत पनप पाता है, वरना प्रोफेसर बन गए 1.5-2 लाख रुपए इनकम चल रही है, किसी को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहा होता है, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत उसे होती नहीं है। किसी का पहले से कोई मन में उद्देश्य होता है, या कोई अपने दिमाग में कोई उद्देश्य बनाए रखा होता है कि मुझे इस चीज़ में वर्क करना था, वो तो बेचारे आगे तक करते रहते हैं, बुढ़ापे तक भी। वरना अगर जो तुम नॉर्मली बात करो तो 17-18 साल तुम्हारा ये उम्र तुम्हारी यहाँ हो जाती है, 21-22 में यहाँ पहुँच जाते हो, लगभग 24-25 यहाँ हो जाते हैं, नेट निकालने में 3-4 साल लग जाते हैं, ठीक है जी। तो 30 साल हो जाते हैं, 5 साल तुम्हारे PhD में हो जाते हैं, 35 साल। उसके बाद जब प्रोफेसर की जॉब करते हो तो 40 साल में जाकर तुम्हें जॉब मिलती है। ये सारी ग्रोथ, जिसे जो भी पूछना है, मुड़ो मत, समझ गए, वो जिसे जो भी पूछना है वो अभी बाद में पूछ लेना। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, पहले उससे देख लो। इतना बार बार एक ही चीज़ के लिए गला फाड़ने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ बताऊंगा नहीं, क्योंकि अपने आप में इतने सारा एजुकेशन है कि आज सोचो एक दिन अगर जो लगातार बताया जाए ना तो भी कम पड़ जाता है, ठीक है जी। तो फिलहाल ये तुम्हारा ग्रोथ है, ऐसा तुम चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वैसे क्या कर सकते हैं ना यार, ये तो अभी हमारा वर्टिकल चला था, अब हम हॉरिजॉन्टल में क्या कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब कि इंटर करने के साथ साथ, मतलब हम ये भी कर सकते हैं साथ में हॉरिजॉन्टल में क्या कर सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास सबको ही पता है कि क्या कर सकते हो भाई। राम सिंह का अपना कोचिंग सेंटर तो है जिंदाबाद, राम सिंह जरूरी नहीं है, अपना स्टेनो की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेनो उधर, स्टेनो क्लर्क उधर, क्लर्क। और एक और बात है, समूह ऐसा लिखो, इतने सारे ऐसे जॉब के कहाँ तक नाम लिखेंगे हम, समूह डी और सी की जॉब होती है ये, डी और सी की, समझ गए। डी और सी का मतलब तुम ऐसे मान के चलना कि एक में तुम ज़्यादा सी और डी में समझोगे नहीं। मैं तुम्हें एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारा कॉलेज है, जिस तुम कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो, इंटर कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल जो है ना वो ए ग्रेड के टीचर हैं, ए ग्रेड के उनके पास जो जॉब है वो ए ग्रेड की है। उसके बाद बाय प्रिंसिपल हैं जो कि वहाँ के सीनियर टीचर वगैरह होते हैं, तो या जो लेक्चरर होते हैं वो बी ग्रेड पर होते हैं, याद रखना बी ग्रेड पर होते हैं। और जो LT टीचर होते हैं, LT टीचर का मतलब जो कि तुम्हारे हाई स्कूल लेवल से नीचे नीचे पढ़ाते हैं, हाई स्कूल तक पढ़ाते हैं, तो वो तुम्हारे सी ग्रेड में आ जाते हैं, पीछे को जितने भी तुम्हारे 6 तक होते हैं। उसके बाद उसी स्कूल में कोई बाबू जिसे कहते हैं क्लर्क, वो कंप्यूटर के कोई ऐसे काम देखते हैं, या लाइब्रेरी का काम देखते हैं, या स्पोर्ट्स का काम देखते हैं, वो तुम्हारे सी उस पर डी पे पहुँच जाते हैं। और लास्ट में डी पे क्लर्क तो आते ही आते हैं डी पे, लेकिन साथ में जो वो मतलब जिसे चपड़ासी कहते हैं, प्यून वगैरह, वो भी डी में ही जाते हैं। उससे नीचे स्वीपर वगैरह जो होते हैं वो ई कैटेगरी में चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर डी में है। ये सब ये सी और डी कहीं कहीं डिपार्टमेंट में, SSC में कहीं भी ये 10th बेस पे भी निकलती हैं, 12th पे भी निकलती हैं, दोनों का अलग अलग तरीका होता है। फिर समूह सी और डी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, जैसे जैसे जो जिसका राज्य होता है ना वो उस हिसाब से अपना अलग अलग स्टेट के हिसाब से समूह सी समूह डी की भर्ती निकलती रहती है, वो उस हिसाब से करता रहता है। ये समूह सी और डी की साथ में ये कंपटीशन। आपको कहेगा कंपटीशन कैसा भाई, किस चीज़ से कंपटीशन? तो कंपटीशन तुम्हारे पास यहाँ बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो उधर कंपटीशन तुम्हारा एजुकेशन में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा आर्म फोर्स में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा राजस्व में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा PWD वगैरह, कंपटीशन तुम्हारा फॉरेस्ट में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा परिवहन में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा रेलवे में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा IT में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा पुलिस वगैरह हो सकता है। ये विभाग और भी कुछ विभाग जैसे रह गए होंगे, ये किसी भी स्टेट के पर्टिकुलर विभाग होते हैं जो नॉर्मली आमतौर पर इनमें सब में ये इन कंपटीशन की जॉब निकलती रहती है। इन सब जॉब की खासियत पता है क्या होती है? इन सब की खासियत ये होती है कि ये सब GS बेस पे होते हैं, GS
और अपने ही स्टेट का इतिहास, इस बेस पे ये एग्ज़ाम पूरे के पूरे कंडक्ट कराए जाते हैं। बाकी कोई अलग से इसमें है नहीं, कोई अलग से कुछ टेक्निकल अगर जो जैसे रेलवे में ही, एक तो रेलवे की जो नॉर्मल जॉब होती है, लेकिन रेलवे के अंदर ही बाय इसमें तुम्हारी जैसे एयरफोर्स है, एयरफोर्स में बाई और एक्स वाली जॉब होती है, तो किसी किसी में टेक्निकल की जरूरत पड़ती है, उसमें तुम्हारे मैथ ले लेते हैं, बस इतना सा हो जाता है। कहीं कहीं थोड़ा मैथ का पोर्शन डाल देते हैं, या थोड़ा डाक विभाग होता है तो उसमें 25 नंबर का या कुछ 25% वाला थोड़ा बहुत मैथ डाल देते हैं। वरना सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि इन सब कंपटीशन की खासियत यह है कि जीएस जो जनरल स्टडी होती है तुम्हारे पास, जीके वगैरह, जीएस होता है, और इसके बाद जो है तुम्हारे कंपटीशन थोड़ी बहुत किसी किसी में रीजनिंग दे देते हैं, रीजनिंग। अब थोड़ा सा पोर्शन ये जोड़ ले, पहले इंग्लिश दे दिया करते थे 2010 से पहले, अब थोड़ा सा उसके बाद में पैटर्न चेंज कर दिया। 10 के बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि भाई हिंदी भी दे सकते हो, इंग्लिश भी दे सकते हो, कहीं कहीं क्वालिफिकेशन ये पेपर ले लेते हैं हिंदी और इंग्लिश का। लेकिन इस पेपर को क्वालिफाइड करने का सबसे आसान या सबसे इजी तरीका उस बच्चे के लिए होता है जिसका जीएस मजबूत हो जाता है, समझे, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज, सिर्फ इसी बेस पे एग्जाम में होता है। बाकी ऐसा मान के चलना कि 70% तो तुम्हारा जीएस ही होता है, बाकी उसके बाद वो जो भी ऐड करना चाहे, अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई अपना हिंदी ऐड कर देता है उसमें 25 नंबर की, कोई अपना उत्तराखंड ही ऐड कर देता है, जैसे उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का इतिहास, कोई उत्तर प्रदेश में या कोई राजस्थान में, हिमाचल में, जो जिस राज्य में होते हैं वो उस राज्य में अपना इतिहास ऐड कर देते हैं कि कौन से, क्योंकि जिस राज्य के राजस्व की जॉब निकल रही है उसकी पृष्ठभूमि वगैरह उसे पता होनी चाहिए, इसलिए उसे ऐड कर देते हैं, ये होता है। अब ये सारा का सारा क्राइटेरिया तुम्हारा जितना भी है वो तुम यही स्टैंड होकर, मतलब कि इसी जगह पर खड़े होकर इसी चीज़ की तैयारी कर इन सब के फॉर्म डाल सकते हो। सबके क्वालिफिकेशन ये होती है। अगर कोई कहे कि इसमें कोई हायर लेवल या कोई और लेवल होता है, तो हायर लेवल एग्जाम का पैटर्न तो यही होगा, बस क्वालिफिकेशन तुम्हारी बस बीए बीएससी या कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ये हो जाता है। अब इसी के साथ साथ अगर जैसे कोई, अभी तुम साइंस में ही हो, ये साइंस है तुम्हारे पास, ये कंपटीशन लाइन में न जाकर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि अभी तुम इस साइड भी आ सकते हो। इस साइड क्या है भाई, इस साइड तुम्हारे पास टेक्निकल लाइन है। टेक्निकल लाइन क्या होती है भाई, टेक्निकल लाइन है तुम्हारे पास आईआईटी, जेई, मैनेजमेंट में जा सकते हो, बीबीए, बीसीए, ये हो सकता है। अलग से सीडीएस, जिसे हम एनडीए स्टार्टिंग में जानते हैं, सीडीएस तो इस बेस पर होता है, या आर्मी हवलदार। देखने वालों को थोड़ा हंस रहा होगा, हंसी इसलिए आएगी क्योंकि हवलदार में सोच रहे हैं छोटी मोटी पोस्ट होती है, समझ गए, है ना, जैसे हवलदार होते हैं। जब आर्मी के नीचे हवलदार लिखा हुआ होता है ना, तो याद रखना मेजर रैंक का ऑफिसर होता है ये, ठीक है ना जी। इसके अपने पूरे अंडर में पूरा एक जोन आता है। अगर किसी ने टैंगो चार्ली फिल्म देखी हो ना, तो उसमें अजय देवगन का जो पोस्ट होती है, अजय देवगन की, वो हवलदार होती है। अब वो सही है, मत सोच लेना कि रियलिटी दिखाई है, क्योंकि ऐसा है, उसके अलग अलग पोर्सन में उन्होंने अलग अलग रियलिटी दिखाई थी उस फिल्म में। तो कोई फिल्म है तो उसमें तुम्हें आधार देख कर नहीं सीखना था, उसमें कुछ एजुकेशन वाली चीज़ भी सीखो। तो हवलदार जो है वो एक सीनियर पोस्ट है, बी ग्रेड की पोस्ट होती है, याद रखना। कभी सोचोगे कोई चपड़ासी होगा बेचारा, कोई छोटा मोटा, अच्छी खासी पोस्ट है, ये हो सकता है। और इसी में, क्योंकि एनडीए जब तुम क्वालिफाई करोगे तो कैप्टन है, कैप्टन जनरल वर्नल जो भी है तुम्हारे सब इसी से सिलेक्ट हो जाते हैं, ये हो जा सकता है। अब ये तुम्हारी सब टेक्निकल लाइन होती है, जेई नीट वगैरह भी इसी में आ जाता है, ये हो जाता है। अब देखो इधर दो तरीके से तुम्हारे पास ग्रोथ है, दो तरीके से ग्रोथ है, मतलब या तो तुम वर्टिकल जा रहे हो या तुम हॉरिजॉन्टल जा रहे हो, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब तुम्हारे पास तुमने क्या है कि कभी भी जब तुम कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कोई भी जॉब हो तुम्हारे पास एक्स वाई, तो होता क्या है, होता यह है ना कि तुम इनमें से सब लेना चाहते हो, समझ रहे, तुम चाहते हो कि ये जितने भी ये तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास सब हो, और ये तो हो ही हो, साथ में इनमें से भी कोशिश करते हो कि ये भी हो और साथ में ये भी हो। सोचो कहाँ कहाँ तुम टांगे फैलाना चाहते हो, और ऐसी स्थिति में टांगे ना चिरेंगे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति हो जाती। कहीं आगे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, अरे आगे बैठ जाओ। अब सुन लो एक मिनट जरा,
ये तुम्हारे पास कोई खास अभी ये मत सोचना कि सारी ज़िंदगी बस यहीं ख़त्म हो जाती है, यहाँ ख़त्म नहीं होती है कभी। ये तो अभी शुरुआत है तुम्हारी। ये 12th के बाद में तुम ये सब जो क्लर्क व्लर्क वगैरह हैं, या ये तुम्हारे कंपटीशन में जो तुम ये सब तैयारी कर सकते हो, तो पायलट का वैसा अपनी अपनी एयरलाइंस होती हैं प्राइवेट, बता रहा हूँ मैं इसकी, जब उसने पूछ लिया तो सुन लो। तो अब दत्ती बत्ती दिख गई हो तो इधर भी सुन लो। यज्जत राजनाथी सुबह सुबह जब मैंने एयरफोर्स बोला ना, यहीं सुन लो, एयरफोर्स बोला तो इसमें एक्स और बाई होती हैं। एक्स ग्रेड और बाई ग्रेड की जॉब होती हैं, टेक्निकल और नॉर्मली। जो उसके अंदर जो कभी भी तुमने हवाई जहाज उड़ते हुए देखा होगा तो उसमें अंदर जो टीम वर्क कर रही होती है, जो तुम्हें चाय पानी वगैरह पूछती होती है, तो वो एयर होस्टेज हमेशा एयर होस्टेज नहीं होते हैं, उसमें लड़के भी होते हैं, ठीक है जी। तो कभी ये सोचना कि वो जो हमेशा फिल्मों में ज़्यादातर तुम देखते रहते हो कि एयर होस्टेज होती हैं, तो एयर होस्टेज का कोर्सेज अलग होते हैं, लेकिन उसमें बॉयज़ भी होते हैं, वो एक्स और बाई टेक्निकल में। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कोई तुमने हवाई जहाज उड़ाया है, एक इसी से संबंधित थोड़ी बात बता देता हूँ। तो ये मत सोचना कि तुमने टिकट ले, एक नॉर्मल आदमी क्या होता है कि भाई इसने गया रेलवे स्टेशन की तरह, जैसे उसका पासपोर्ट सब है, उसने टिकट खरीदा या टिकट पहले से बुक कर रखा है, उसने अपना टिकट वेरीफाई करवाया, वो सब बता देता है भाई 8:30 पर तुम्हारी फ्लाइट है, उस जगह से ये लैंड करे, ये तुम्हारी यहाँ से टेक ओवर करेगा। अब टेक ओवर करने के बाद में ये तो तुमने इतना देख लिया, लेकिन जब तक वो उस रनवे पर खड़ा है ना हवाई जहाज, उसमें करीबन 40 से 50 क्रूज मेंबर होते हैं जो कि उसे चेक करते हैं, वो कहते हैं बाई टेक, जो टेक्निकल उसके डिपार्टमेंट होते हैं। अब कोई कहे कैसे, हर किसी का अपना एक अलग काम है। एक जाएगा वो सिर्फ पहिए ही पहिए देखेगा कि पहिए इसके सही है नहीं है, एक जाएगा स्टीयरिंग देखेगा, एक जाएगा सीट देखेगा, एक शीशे देखेगा, एक हवा देखेगा, एक वो देखेगा, हर किसी का अपना अलग अलग काम है। और वो जो चीज़ चेक करके आएगा, मतलब एक हवाई जहाज जब एक बार आया वहाँ से, एक बार अपना वो उसने जैसे गया और किसी वहाँ से करने के बाद में वापस जब अपनी जगह आकर खड़ा होता है ना, तो उसे सारे के सारे को दोबारा से चेक किया जाता है। ऐसा किया जाता है जैसे कि दोबारा से वो नया है, सारी चीज़ें का बाद दोबारा चेक किया जाता है, कोई बैरिंग टूटा हुआ नहीं, कोई हवा कम है, किसी में ये है कि कोई स्टेयरिंग वेयरिंग तेल वेल सारा का सिस्टम। और जो भी व्यक्ति जैसे कोई स्टेयरिंग चेक करेगा तो वो अपने साइन करके आएगा कि मैंने स्टेयरिंग चेक कर लिया, वेरीफाई ठीक है। अगर ऊपर जाकर कहीं भी अंतरिक्ष जब उसने टेक ओवर कर लिया है, उसके बाद जब वो कहीं उसमें स्टेयरिंग में जाकर खराबी आई ना, तो जो उस पर केस होता है या जिम्मेदारी बनती है वो उसकी बनती है जिसके उसमें साइन थे। या सोचो कहीं कहीं टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी जिसने वो साइन करे थे कि मैंने चेक कर लिया वो सब सही है, ये होता है। तो उसमें अपनी प्राइवेट एयरलाइंस और गवर्नमेंट एयरलाइंस भी होती हैं जो कि पायलट का कोर्स कराती हैं। 25 से 30 लाख रुपए का इसका मैक्सिमम खर्चा आ जाता है, मतलब मिनिमम खर्चा आता है, लेकिन सैलरी भी उसकी ऐसी लाखों में ही होती है। कभी तुम ये सोचोगे इतना होता है, तो इतने में आता है। 12th के बाद में साइंस बेस पे हो सकता है आर्ट बेस पे हो, लेकिन साइंस बेस पर नॉर्मली इसमें एडमिशन होते हैं। याद रखना, पायलट डायरेक्ट पायलट नहीं बनता है, एडमिशन होते हैं। एडमिशन का मतलब ट्रेनिंग कोर्स होता है ये। अब ज़्यादातर जो एयरलाइंस होती हैं वो कहती हैं कि भाई हमारे यहाँ से, दरअसल जिसकी अपनी एयरलाइंस है, जैसे इंडियन एयरवेज है, इंडिगो है, एयरलाइंस है, जेटवे है, तो ये एयरजेट है, या अलग अलग देश की अपनी अलग अलग है, तो इन्होंने अपने कॉलेज भी खोल रखे हैं, अपने कॉलेज भी खोल रखे हैं। अब अपने कॉलेज खोल रखे हैं तो साथ में वो क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई करवाई और साथ में कहते हैं 100% प्लेसमेंट, तो वो अपनी एयरलाइंस में कोई जॉब दे देते हैं थोड़े से सस्ते रेटों पर। लेकिन उसमें क्या होता है कि बाद में कोई भी लड़का है या कोई लड़की जब उसे देखते हैं कि मुझे यहाँ से पैसे कम मिलने, वो कहीं और जगह शिफ्ट हो जाते हैं, वो ठीक ठाक हो जाता है उनका। तो ये है। अब जैसे एयरफोर्स होती है ऐसे ही नेवी भी होती है, नाम सुना होगा नेवी। अब नेवी में क्या होता है कि एग्जाम तो कंपटीशन का नॉर्मल यही होता है, लेकिन वो जैसे तुम नेवी का, तो इसमें 2 तरीके की नेवी होती हैं, 2 तरीके की नेवी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आज जाके खुद सर्च कर सकते हो कि सारी चीज़ें तुम्हें गूगल पे अवेलेबल है, नहीं है। 2 तरीके की नेवी, एक तो नॉर्मली यात्री को इधर से उधर जहाज पानी के जहाज से ले जाने के लिए, क्योंकि पानी के जहाज से किसी भी यात्री को ले जाने के लिए या टूर कराने के लिए खर्चा कम आता है। कोई किसी देश में जाना चाहे हवाई जहाज से जाना चाहेगा, खर्चा ऐसा मान के चलो 50,000 आ रहा है, पानी के जहाज से जाएगा 17-18 हज़ार रुपये खर्चा आता है पर व्यक्ति, टिकट का जितना आता है। क्योंकि जहाज जो होते हैं वो बहुत सारी सवारी एक साथ लेकर पानी में चल सकते हैं और उसमें जो तेल वेल का खर्चा होता है वो कम ही रहता है, इसलिए पानी के जहाज का खर्चा कम होता है। अब सुनो काम की बात। तो एक तो होते हैं जो नॉर्मल सिविलियन वगैरह को टूर करवाते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं एक देश से दूसरे, एक तरीके से यात्री जहाज नेवी वाले। दूसरे होते हैं मर्चेंट जहाज। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, व्यापार का। कि हमारे यहाँ तुमने सोचा होगा यार इतना ऑर्डर वहाँ से आ रहा है, पूरे को पूरे ट्रक, पूरी जेसीबी मशीनें, अरे रेल तक पूरी की पूरी आ जाती है, पूरी ट्रेन। अब वो ट्रेन जो डब्बे आ रहे हैं उसके,
वो आएंगे कैसे? तो वो हवाई जहाज में तो आ नहीं सकते, हवाई जहाज तो नॉर्मली गिर जाएगा, अगर जितना वजन ट्रेन को उठाकर हवाई जहाज चलेगा तो वो क्या करते हैं, वो उन्हीं मर्चेंट जहाज, जितने बड़े बड़े अपने जहाज होते हैं, वो सारे के सारे व्यापारी जहाज होते हैं। और तुमने कभी कभी सुना होगा, फिल्में भी देखी होंगी कि व्यापारी लुटेरे, सुना कभी? लुटेरे, तो वो लुटेरे पहले, अरे सुनो इधर, अब से करीबन 100 साल पहले या 200 साल पहले हमारे यहाँ ऊंट से, घोड़ों से सवारी हुआ करती थी। फिल्मों में, नाटकों में, तुमने पुराने नाटकों में देखा होगा। तो उसमें क्या होते थे कि बहुत सारे लोग झुंड बना के चलते थे, डाकू आते थे, लूट के ले जाते थे। हुआ था ऐसा? डाकू आए, लूट के ले गए। अब देखो इधर, क्योंकि अब वो चक्कर तो बचा नहीं है। अब डाकू वाकू का चक्कर तो खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने ऊँटों से, घोड़ों से जाना बंद कर दिया। अब तो आराम से कार से, ट्रेन से जाते हैं या ऊपर ऊपर जाते हैं। अब बेचारे डाकू कैसे भागे पीछे उनके, ठीक है जी, वो तो घोड़ों पर ही है अभी भी। अब वो सिर्फ समुद्र में बचे हैं, समुद्री लुटेरे जो होते हैं। अब वो समुद्र में जाते हैं बचे, के उन्हें पता चला कि भाई उसमें, क्योंकि जो ज़्यादातर जो चीज़ विदेश से इंपोर्ट की जा रही है वो कॉस्टली होगी। अगर वो नॉर्मली हल्की या कोई कम कॉस्टली होती तो हमारे यहाँ ईजिली मिल जाती है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, LED TV आ रहे हैं, इंपोर्ट करके आ रहे हैं। अब या और बड़ी संख्या में कोई ऐसी विदेशी इंपोर्ट चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनके रेट ज़्यादा है। अब ऐसी चीज़ें लुटती हैं जाके, तो वो लुटेरेपन जो, वो तो चलो अलग की बात रही। बहुत सारी फिल्में तुम्हें देखी, तो नेवी में 2 तरीके के काम होते हैं। अब इन 2 तरीके में भी सुनो उधर, मर्चेंट नेवी में भाई साहब स्कोप बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी सैलरी भी ऐसा मान के चलना कि सैलरी भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से तो मिनिमम पर मंथ स्टार्ट होती है, पर मंथ स्टार्ट होती है। एक है, अब समझ लो इधर, लेकिन इसका काम भी खतरे वाला ही है, क्योंकि जब तुम मर्चेंट नेवी में जाते हो, मर्चेंट नेवी में जाते हो, तो जाहिर सी बात है रिस्क भी ज़्यादा ही है, खतरा भी ज़्यादा ही है, क्योंकि तुम किसी चीज़ की रखवाली करते हुए जा रहे हो और उसमें हमले होने के चांस भी हमेशा रहते हैं। और दूसरी बात, अगर ये नहीं हुआ, कोई लुटेरे न हुआ, कुछ नहीं हुए, तो प्राकृतिक आपदा बहुत है। अभी तक ठीक ठाक था मौसम, अचानक में तूफान आ गया, बचने के चांस बहुत कम है। फिल्में भी तेरी देख लगी ऐसी तुमने, कुछ और आ गया, और इतना कुछ भी ना हुआ, प्राकृतिक आपदा नहीं आई, मनुष्य वाली आपदा नहीं आई, तो तुम्हारी खुद की आपदा होती है। अब क्या यार, ये खुद की आपदा क्या है, तो सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब कोई मर्चेंट नेवी वाले, ज़्यादातर मैक्सिमम जितने भी सैनिक वगैरह जितने भी ये वो होते हैं, उन्हें अपनी एक बाल्टी दी जाती है, बाल्टी हाथ में लटकाए घूमते हैं बेचारे, वो बाल्टी दी जाती है। वो करें ऐसा कि जब समुद्री बीच लहरों में जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि वातावरण में वायुमंडल थोड़ा सा कम होता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जितने भी पेट में अंदर की सब चीज़ें ना, वो सब बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब समुद्र में सबसे ज़्यादा उल्टी होती हैं, इतनी यहाँ नहीं होती हैं जो नॉर्मल कार में, बस में जा रहे हो, वहाँ इतनी उल्टी होती हैं। अब दिक्कत यह है कि समुद्र के पानी में उल्टी करते नहीं है, उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि भाई लबड़ का पानी है या कुछ ऐसे पानी में उल्टी करने नहीं देते वो। तो फिर क्या करते हैं कि अपनी बाल्टी अपने साथ रखोगे, इसमें उल्टी करोगे, इसमें रहोगे, या एक पर्टिकुलर एरिया बना देते हैं, मैक्सिमम लगभग सबको ही होती हैं। तो वो पल्टी वगैरह जो सब होती हैं, ये होते हैं, दवाई ववाइयों से कुछ होता नहीं है, वो सब तुमने हैंडनी वैंडनी के नियम में सब पढ़ा होगा, कैसे कैसे क्या होते हैं, ये सब है। तो अब सुन लो इधर, किसी ने ये पूछा था राजस्व, समझ गए जी, राजस्व क्या होता है? तो राजस्व का मतलब होता है कि तहसील। अब तहसीलदार को छोड़कर या नायब तहसीलदार को छोड़कर, क्योंकि इनकी जो जॉब निकलती हैं वो ISPCS रैंक की होती हैं, वो अलग है, ठीक है जी। तो उन्हें छोड़कर बाकी नीचे के जो जॉब होती हैं वो सब तुम्हारी राजस्व में जाती हैं। कौन कौन सी? ये तुम्हारे पटवारी हो गए, उससे संबंधित कोई रजिस्ट्रार हो गए, शहर रजिस्ट्रार हो गए, या कुछ और तरीके के जो ऐसे जॉब होती हैं, क्लर्क वगैरह की, तहसील से संबंधित, वो सब राजस्व में जाती हैं। PWD ये तुम्हें पता ही है, सब सड़क वगैरह, नहर वहर का, परिवहन का काम इनमें होता है। फोर्स या फॉरेस्ट विभाग में, वो सब अभी भी निकल हुई हैं, सब अलग अलग राज्यों में सब इसी तरीके की जॉब निकलती हैं। ITBIT या पुलिस है, ये सब तैयारी उस हिसाब से करते रहते हैं। इसके बताने की कोई खास जरूरत है नहीं, और मेरा उद्देश्य ये बताना है भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटर करने के बाद अगर जो कोई बेकार से बेकार अनजान आदमी भी है ना, तो हर किसी को इन जॉब के बारे में तो पता ही रहता है। मुझे बताना वो है जो तुम्हें नहीं पता है, ठीक है जी। तो इसे कोई खास बताने का कारण मेरा है नहीं। अब देखो इधर, एक कॉमनली बात सुन लो, कॉमन बात ये है, BSc या BA या BCom अगर जो तुमने कर लिया, ऐसे कहते हैं ग्रेजुएशन या स्नातक, तो उसके बाद एक जॉब और हो जाती है तुम्हारे, और वो सबको ही पता है, IAS, ठीक है जी, ये IAS। अब नाम जितना छोटा सा 3 अक्षरों का है ना, ये काम उतना ही बड़ा है।
9 एग्ज़ाम होते हैं इसमें, 3 घंटे का हर ज़्यादातर एक पेपर होता है हर किसी का, मतलब 27 घंटे एग्ज़ाम देते हो तुम। 3 पार्ट में डिवाइड होती है एग्ज़ाम की परीक्षा। एक तो होती है प्रारंभिक परीक्षा, एक होती है मुख्य परीक्षा, एक होता है इंटरव्यू। पहला वाला 400 नंबर का, दूसरा 1750 का, और तीसरा जो है वो 275 का। इतने नंबर के तुम्हारे पेपर होते हैं। 2 यहाँ हो जाते हैं, 2 यहाँ हो जाते हैं, और बाकी 7 पेपर तुम्हारे यहाँ होते हैं। कई साल तक ये पेपर चलते रहते हैं। सारा का सारा प्रोसेस इसमें यही होता है कि एक तो जीएस बेस है, ये तो टोटल पेपर ही सारे जीएस बेस होते हैं। शुरू में जीएस आ जाता है, बीच में तुम्हारा एक सब्जेक्ट जो तुम पर्टिकुलरली सिलेक्ट करते हो, इतिहास, नागरिक शास्त्र या फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी सब्जेक्ट, उर्दू भी होगा तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसके एग्जाम होंगे। फिर उससे संबंधित निबंध भी होगा, फिर अलग जनरल स्टडी, फिर एक और पेपर, फिर स्टेप बाय स्टेप पेपर होते रहते हैं। फिर एक हिंदी का पेपर आता है, वो क्वालिफाइड पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, क्वालिफाइड पेपर होता है। इतना सब करने के बाद में फिर तुम्हारा ये फाइनली 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। उसके बाद जाके इन सारे के सारे पेपरों की मेरिट लगती है, तब जाकर तुम्हारा किसी भी इन 3 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा हाई रैंक वाले जो होते हैं वो आईएएस सिलेक्ट करते हैं, दूसरे वाले जो होते हैं वो आईएफएस सिलेक्ट करते हैं, फॉरेन सर्विस होती है ये, विदेश सचिव वगैरह जैसे बनते हैं, और थर्ड वाले जो होते हैं वो आईपीएस बनते हैं, जिससे कि तुम्हारे डीआईजी वीआईजी वगैरह या किसी भी राज्य के जो ये पुलिस प्रबंधक होते हैं, आईपीएस। ये तीनों का सिलेक्शन, सुनो इधर, जिसकी हाई रैंक है वो चाहे तो ये भी ले सकता है, लेकिन नॉर्मली हर कोई डीएम है या एडीएम यही बनना चाहता है, आईएएस यही है। फॉरेन का तो फॉरेन में लेते हैं, विदेशी राजदूत उस राज्य के, उस देश के, ये उस देश के अलग अलग वो बना देते हैं। और आईपीएस तो तुम्हें पता ही है, जैसे ऐसे सब बनते होते हैं। आईपीएस का मतलब दरोगा वरोगा नहीं होते हैं, हायर रैंक ऑफिसर ही होते हैं पुलिस में ज़्यादातर। जो हाँ, जैसे कैप्टन वगैरह हो गए तुम्हारे, या पूरे के पूरे राज्य के ये डीआईजी हो गए, या डीआईजी या सह डीआईजी, जितने भी तुम्हारे ये सब चलते रहते हैं, ये सारे का सारा आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है। ये अलग प्रोसीजर है। इसके लिए तो ऐसा मान के चलो एक हफ्ते तक आदमी को जो आईएएस के बारे में बताते रहे ना तो कम है, क्योंकि इसके तो एग्जाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो निकल नहीं सकता है, इसे भी इंसान ही निकालते हैं। कभी कोई बाहर से अलग से कोई दूसरे के जैसे लोग नहीं आते हैं, यहीं के ही होते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अब देखो इधर, ये सब हो गया। अब इतना करने के बाद में इसे ही तुम आरट में देखो। अब आरट में क्या होगा, आरट में देखो इधर 10th होगा, 12th होगा। अब बीएससी नहीं होगी, क्या हो जाएगा, बीए। एमएससी नहीं होगी, एमए। नेट ऐसे होगा, पीएचडी ऐसे होगी, प्रोफेसर बन जाओगे। ये उस सब्जेक्ट में बनोगे जिस सब्जेक्ट में तुमने एमए किया होगा। ये आरट में हो गया। प्रोफेसर बनने के बाद में अब ये सारे काम तुम कर सकते हो आरट से, ये सारे काम कर सकते हो। ये सारे काम तुम नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हो इसमें बीबीए, वरना ये सारे काम जो होते हैं ये तुमसे हट जाते हैं, ये सब साइंस बेस्ड पे होते हैं। ठीक है जी। तो इधर का ऐसा मान के चलना लगभग ना के बराबर कुछ नहीं कर सकते। इसमें से भी एक्स वाली कैटेगरी वाली कर सकते हो, बाई टेक्निकल वाली कोई डिपार्टमेंट वाली जॉब आएंगे किसी भी क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र में मतलब है कि ये मत सोचना कि पुलिस डिपार्टमेंट में या रेलवे में या एयरफोर्स में सिर्फ जीएस के एग्जाम होते हैं। जीएस का एग्जाम होता है, लेकिन उसमें मैथ की क्वालिफिकेशन अलग से लेते हैं। जैसे रेलवे में अगर जो तुम्हें टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा तुम्हारा, तो उसमें मैथ कंपलसरी होगा, मतलब साइंस होनी जरूरी होगी। तो ये सारी की सारी जॉब ठीक है आरट वालों के लिए खुली है, लेकिन उसमें टेक्निकल जॉब जो है ना वो नहीं है। तो ऑटोमेटिक समझ लेना जितनी सी ये सारी जॉब है उनमें सब में मैथ वाले अगर जो कोई डिपार्टमेंट में किसी में मांगा गया है जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, तो उसमें आरट वाले अप्लाई नहीं करेंगे। अब सुन लो इधर, यही सारा पार्ट जो है ना वो कॉमर्स वाले कर लेंगे। कॉमर्स वाले, अब कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाले 10th करेंगे, 12th करेंगे, क्या करेंगे, बीकॉम, और उसके बाद जो है वो करेंगे एमकॉम, नेट, पीएचडी और प्रोफेसर। ये सारे काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्स वालों के लिए एक चीज और बढ़ जाती है, वो अकाउंटिंग और कर सकते हैं, और टैक्सेशन वगैरह कर सकते हैं। एक अलग से जॉब होती है। अब अकाउंटिंग टैक्सेशन का कहाँ जरूरत पड़ती है, एक तो ये सीए, मैथ वाले भी वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आर्ट वाले नहीं कर सकते। जहाँ सीए, चार्ट एंड अकाउंटेंट का नाम सुना होगा, ये भी सीए एक तरीके से जेईई नीट की बराबर की ही पोस्ट होती है। कभी तुम सोचोगे ये छोटे मोटे होते हैं, एक पूरी कंपनी को एक जैसे मैनेजर हायर करता है ना, पूरी की पूरी उसे देखभाली करता है, ऐसी पूरी की पूरी फैक्ट्री के आर्थिक सिस्टम को, जो उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होगा, आगे क्या करना होता है, वो एक सीए हैंडल करता है।
तो सीए टैक्सेशन या इसमें अकाउंटिंग का काम बैंकों में हो सकता है या किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। और अब तो जब से जीएसटी आया है हर डिपार्टमेंट में टैक्सेशन का काम बढ़ गया है, क्योंकि हर किसी को अपना 3 महीने 4 महीने में टैक्सेशन या टैक्स वगैरह जमा करना पड़ता है, तो ये काम तो कंपलसरी हो गया।